क्योंकि वो अंधभक्त हैं। अंधभक्त सब जगह हैं, वो तो सिर्फ एक शब्द पार्टी विशेष के लिए इजाद कर दिया गया। अंधभक्त सब जगह हैं, उनको नहीं समझ में आता। कभी कभी लोकतांत्रिक पार्टी की बात करिए, राजनीतिक एकता की बात करिए तो कहते हैं अरे भाई पहले सामाजिक एकता तो बना लीजिए। हाँ, बेटी बेटी के संबंध हो जाएं पिछड़े जातियों में तो हमारी राजनीतिक एकता जल्दी बन जाएगी। यानी उस मामले को आगे उलझाना चाहते हैं, यानी इशू को बदलना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर। मैं हूं संतोष। दोस्तों आज मेरे साथ हैं तपेंद्र प्रसाद साक्य जी, जो पूर्व आईएएस हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्यक पार्टी के। तो आज सर से हम बात करेंगे सम्यक पार्टी को लेकर और सर की पूरी किस तरह से सम्यक पार्टी काम कर रही है और 2022 के चुनाव में सर का क्या स्टैंड है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं और आगे किस तरह से काम करेंगे, सभी विषयों पर हमारी बात होगी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाइंडर पर। पहले तो द फाइंडर के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। तो सर आपने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर सम्यक पार्टी बनाई, तो सम्यक पार्टी को बनाने के पीछे क्या सोच थी और किन आदर्शों को लेकर आप राजनीति करना चाहते हैं? क्या आपकी सोच है सम्यक पार्टी को लेके? देखिए, राजनीति लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों का और नागरिक कर्तव्यों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी इस चूँकि देश में लोकतंत्र है, हमारे संविधान में लोकतंत्र है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो परिभाषित किया गया है कि हम देश के लोग एक लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राज्य को स्थापित करना चाहते हैं और उसके लिए कृत संकल्प है। तो अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश बनाना है, तो लोकतंत्र सिर्फ ये नहीं कि विधानसभा चल रही है, 5 साल बाद चुनाव हो रहा है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि मुख्यमंत्री पहुंच गए, पार्लियामेंट में पहुंच गए, प्रधानमंत्री पहुंच गए। लोकतंत्र एक जीवन शैली है, एक जीवन शैली है, एक सोच है, एक चिंतन है, एक दृष्टि है, एक संस्कार है। यानी अगर आप लोकतांत्रिक हैं तो आपके अंदर असहमत में भी, विविधता में भी रहने की आपको कला सीखनी पड़ेगी। ये विविधता का देश है और लोकतंत्र वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होता है जो देश विविधता का है। यानी लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन प्रणाली है या विधा है जिसमें आप संपूर्ण विविधता का समावेश कर सकते हैं, उसको आप लेकर चल सकते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक देश में अगर आपको राजनीति करनी है तो लोकतांत्रिक ढंग से ही आप राजनीति कर पाएंगे। और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हो जाता है कि हम लोकतांत्रिक ढंग से व्यवहार करें, कोई भी संगठन स्थापित करें, सिर्फ अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को छोड़कर या प्राइवेट जो एसेट हैं उनको छोड़कर। तो कोई भी संगठन हो तो उस संगठन के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, यानी संगठन लोकतांत्रिक होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया, लोकतांत्रिक अधिकारों की, लोकतांत्रिक अपने जीवन मूल्यों की, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हमें अधिकार मिले, इसकी लड़ाई स्वतंत्रता आंदोलन से ही चल रही थी और देश स्वतंत्र हो गया, लोकतांत्रिक संविधान भी लागू हो गया। लेकिन कदाचित अभी तक लोगों को यह एहसास नहीं हो रहा है कि यह देश लोकतांत्रिक है। और विशेष रूप से जो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, इनको तो एहसास नहीं हो रहा है कि ये देश लोकतांत्रिक है। और आज हमारे देश में जितनी पार्टियां बनी हुई हैं, किसी भी पार्टी में जो इन वर्गों की हैं उसमें लोकतांत्रिक संगठन नहीं है। लोकतांत्रिक संगठन
सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आप 5 साल बाद चुनाव करा ले रहे हैं, तो इससे सिर्फ लोकतांत्रिक संगठन नहीं हो जाता। लोकतांत्रिक, जैसा मैंने कहा, ये देश विविधता का देश है। यहाँ विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, विभिन्न वेशभूषा के लोग हैं। बहुत बड़ा देश है, तमाम राज्य हैं, तमाम क्षेत्र हैं, तमाम भाषाई, सांस्कृतिक, हर प्रकार की विभिन्नता है। तो उस विभिन्नता का पार्टी में न केवल समावेश होना चाहिए, बल्कि उस विभिन्नता वाले लोगों को पार्टी के नेतृत्व का भी अवसर मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जितनी पार्टी बनी हुई है, आप देख लीजिए। आज ये कई बार मैं कह भी चुका हूँ मंचों से, आज फिर आपके सामने दोहराना चाहता हूँ कि आज पूरे उत्तर भारत में एक भी किसी दलित पिछड़े नेता का नाम बता दीजिए जिसको 2 जातियाँ, उसकी जात को छोड़कर कोई दूसरी जात मोहब्बत करती हो। कोई ऐसा नेता नहीं है। एक कोई पार्टी बता दीजिए जिसमें आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष उस व्यक्ति या उसके परिवार से बाहर कोई हुआ हो। तो अगर ये देश लोकतांत्रिक है तो हर आदमी को राजनीति में भागीदारी करने का अवसर बनाना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक नैतिकता का तकाजा है कि हम प्रत्येक नागरिक को इस ढंग से जागरूक करें, और प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य। देखिए, लोकतंत्र तो तभी सुरक्षित रहेगा ना जब छोटे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हम तमाम सभा संगठन बनाएं लोकतांत्रिक ढंग से। लोकतांत्रिक ढंग का यही होता है कि उसमें मुखिया का बदलाव होता रहे, उसमें संवाद होता रहे, उसमें विचार विमर्श होता रहे, उसमें असहमति को भी सुनने का मादा लोगों के अंदर होना चाहिए। तो ये सारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये देश बहुत बड़ा है, ये देश बहुत बड़ा है। और राजनीति किसके लिए होती है? राजनीति आप जानते हैं कि राजनीति के माध्यम से पॉलिटिक्स जो है वो स्टेट पावर को, यानी राज्य सत्ता को संचालित करने की कला है। तो राज्य सत्ता को संचालित करने की अगर राजनीति कला है तो ये राज्य सत्ता किसके लिए? लोकतंत्र में यही है ना, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो ये जो राजनीति का संचालन है, लोकतांत्रिक राजनीति, ये जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का ये पूरी राजनीति करने का एक शैली है। तो जब जनता प्रमुख है, जो अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। तो पीपुल कहाँ है, लोग कहाँ हैं, जन कहाँ हैं? जन तो तभी होंगे ना जब पूरा भारत जन, पूरी भारत जैसे पूरा देश है, उस विविधता के साथ किसी पार्टी को में आप रिप्रेजेंट करेंगे। और हम आम जनता से भी चाहेंगे कि ये लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतांत्रिक देश में राजा महाराजा जो लोग बन रहे हैं, चाहे वो किसी जाति में हो, सवर्ण हो, अवर्ण हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हों, जो ये नए सामंत पैदा हो रहे हैं, जो नए राजघराने पैदा हो रहे हैं, अगर आम जनता अपनी राजनीति नहीं खड़ी करेगी तो इन्हीं लोगों के हाथ में राजनीति सीमित रहेगी। और आप जानते हैं कि राज सत्ता के माध्यम से ही सब कुछ किया जा सकता है, और राजनीति के माध्यम से आप राज सत्ता तक पहुंचते हैं, स्टेट पावर तक। और स्टेट के पास फाइनेंस है, स्टेट के पास ताकत है, इस स्टेट के पास नीति, कार्यक्रम, सब कुछ निर्धारित करने की ताकत है। जब पावर सारी स्टेट के पास है तो आम जनता अगर राज्य सत्ता पर काबिज नहीं होगी तो अपना कल्याण नहीं कर सकती। और आम जनता का अर्थ हुआ पूरे देश की जनता। पूरे देश की जनता का अर्थ हुआ राजनीति हमको इस ढंग से करनी चाहिए कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे। अब पूरे देश के प्रतिनिधित्व का ये अर्थ हुआ कि पार्टी में मुखिया बदलना चाहिए। विभिन्न जातियों का देश है, क्या ये चंद जातियों का देश है भाई? क्या इसमें तो ढेर सारी जातियां हैं ना। जैसा मैंने बताया, विभिन्न धर्म के लोग हैं, वेशभूषा, संस्कृति, क्षेत्र, सब विविधता है। तो उसमें बदलाव होना चाहिए, सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और जब सत्ता में लोग आएँ तो देश चलाने के लिए, आम जनता के कल्याण के लिए कार्यक्रम बनना चाहिए, न कि अपने
कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने जाति के कल्याण के लिए। आज आप अगर पूरे उत्तर भारत या दक्षिण भारत जहाँ भी देख लीजिए, दो पार्टियों को छोड़ करके कांग्रेस और बीजेपी को आज क्या कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है? कोई ऐसी पार्टी है जिसका संगठन तो हो सकता है छोटा मोटा 2-3 राज्यों में हो, लेकिन क्या पूरे देश में आज एक भी पार्टी इस स्थिति में है, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर, जो 2 राज्यों में सरकार बनाने की हैसियत रखती हो, जिसकी औकात हो? तो भाई इतना बड़ा भारत देश, आप राजनीति होनी चाहिए भारत देश को चलाने के लिए, हम राष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए। तो राजनीति एक बड़ा फलक है और बड़े फलक पर राजनीति न करने के कारण आज ये सैकड़ों हमारे राजनीतिक दल बन गए। और जहाँ तक आप कहेंगे 2 राजनीतिक दल तो हैं ही, हमें क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है हमें फिर बाकी दलों की? लेकिन आप जानते हैं कि इन 2 राजनीतिक दलों से भारत की पूरी विविधता का ये रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। और सभी जानते हैं कि इन 2 दलों ने 2 दलों का मूल दो एजेंडा है कि ये देश में सामंतवाद और पूंजीवाद लाना चाहते हैं, फिर से सवर्णवाद लाना चाहते हैं, फिर से मनवाद लाना चाहते हैं। वो किसी रूप में लाएं। एक व्यक्ति जो है, एक पार्टी हिंदू मुस्लिम के नाम पर ला रही है, एक व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ला रही है। अगर आप कांग्रेस का अध्ययन करें स्वतंत्रता के बाद से, तो उसने हरदम सवर्ण जातियों को हर जगह तवज्जो दिया, और यही बीजेपी कर रही है। सिर्फ MP MLA विधायक बना देने से नहीं होता। इस देश की मूल समस्या है शिक्षा और रोजगार, सम्मान, न्याय, समानता। तो ये जो मूल मुद्दे हैं हमारे, इन मूल मुद्दों पर विकास तो हुआ देश का। भाई संसाधन है, वित्त है, तो विकास तो होगा। मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, केंद्र सरकार के पास 40 लाख करोड़ का बजट है, मैं भी विकास कर दूंगा, सड़क बनवा दूंगा, बिजली बनवा दूंगा, खैरात बांट दूंगा, लैपटॉप बांट दूंगा, स्कूटर बांट दूंगा, सब कुछ बांट दूंगा। लेकिन क्या इनके बांटने से देश मजबूत होगा? देश मजबूत सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और रोजगार से होगा। और शिक्षा और रोजगार पर इन लोगों को उतनी गंभीरता नहीं है। ये जानबूझ करके इन दोनों को समाप्त करना चाहते हैं और इस दोनों चीज़ों को सामंती वर्ग तक ही सीमित रखना चाहते हैं कि उन्हीं के पास शिक्षा हो और उन्हीं के पास समृद्धि हो। और जब शिक्षा और समृद्धि उनके पास होगी तो राजनीति अपने आप उनके पास चली जाएगी। क्योंकि आज आप देख रहे हो ना पैसे का कैसा खेल चल रहा है। भाई आज बड़ी बड़ी रैलियां हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, कितने खर्चे हो रहे हैं, पोस्टर, बैनर, रुपए पैसे बट रहे हैं। तो ये लोग जो नीति नैतिकता की दुहाई कर देते थे, आज अरबों खरबों खर्च करके राजनीति कर रहे हैं। तो ये राजनीति देश को कहाँ ले जाएगी? तो एक स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति की हम लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। ये लोकतंत्र है, जन जन को राजनीति में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई हमारा राजनीति से क्या लेना, हम तो सामाजिक काम कर रहे हैं, हम तो सांस्कृतिक काम कर रहे हैं, हम तो टीचर हैं, हम तो पत्रकार हैं, या हम तो किसान हैं। अरे भाई कोई कुछ न कुछ तो है ना इस देश में, लेकिन कुछ न कुछ होने की भी स्थिति आपकी राजनीति से जुड़ी हुई है। आप एक पत्रकार के रूप में स्वतंत्र पत्रकारिता कर पाएंगे, राजनीति तय कर रहा है कि नहीं, राज्य सत्ता तय कर रही है कि नहीं तय कर रही है। आप एक किसान हैं, आपको खाद बीज पानी सस्ते में मिलेगा, बिजली मिलेगी, आपका उपज तैयार हो जाएगा तो कायदे से मंडी में बिक जाएगा। ये तो कौन तय कर रहा है? ये तो राजनीति तय कर रही है ना। विद्यार्थी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, परीक्षा कैसे होगी, हाँ, कोर्स क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कितनी गंभीरता होगी। आज आप देख लीजिए सरकारी धन पूरे देश में शिक्षा पर खर्च हो रहा है कि नहीं। आम आदमी अगर चाहे कि स्कूल खोलना तो उसको 1 करोड़ रुपए चाहिए, कहाँ से लाएगा आम आदमी? कई लोग कहते हैं अरे ठान लीजिए तो ये कर लीजिए। कैसे ठान करके कर लेंगे? भाई हम लोगों के पास इतना धन नहीं है
सरकार, भारत सरकार तो खर्च करती है शिक्षा पर, मान लीजिए 4% भी अगर बजट है तो 4 चौक 16, कितना हो गया, 16 हज़ार मतलब 16 लाख करोड़ का नहीं, 16,000 करोड़ के आसपास मान लो बजट हो गया। इसी ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करती है लगभग 30-40 हज़ार करोड़। जी। तो जब इतना धन खर्च हो रहा है तो इसका सदुपयोग किया जाए तो बेहतर बन सकता है। शिक्षा पर अगर आप आ जाओ 25% खर्च कर लो, आप 50% खर्च कर लो। भाई एक बार पूरा देश लग जाए कि हम शिक्षा पर लगेंगे। अगर आज इंटर तक शिक्षा हो जाए, भाई कई देशों के उदाहरण हैं कि वो क्यों आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा और रोज़गार पर उन्होंने अधिकतम ध्यान दिया। और रोज़गार सृजन आराम से किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरियां तो मुश्किल से 2 करोड़ हैं इस देश में, और लगभग 30 करोड़ लोगों को इस देश में नौकरी चाहिए कम से कम, या 40 करोड़, 30 से 40 करोड़ लोग मान लो नौजवानों की फ़ौज है, तो 2 ही करोड़ तो सरकारी नौकरियां, 38 करोड़ को तो प्राइवेट जॉब में जाना है ना। तो इसके लिए सरकार माहौल नहीं बनाएगी, प्रचार प्रसार नहीं करेगी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेगी, व्यावसायिक शिक्षा नहीं देगी, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, बैंकों की कायदे से व्यवस्था करे, तो ये जो राजनीति है ये सब कुछ तय करता है। आपको मजदूरी कितना मिलेगी, आप दिन भर काम करेंगे, शाम को कितनी मजदूरी तय करेगी? ये मिनिमम वेजेज एक्ट कौन बनाता है? सरकार बनाता है, हैं? इसी ढंग से परीक्षा कैसे होगी, उसमें सिर्फ इंटरव्यू होगा। अभी तक पूरे देश के विश्वविद्यालयों में एक पता नहीं क्या बना रखा है उन्होंने कि आपके पूरे एकेडमिक का एक वो फार्मूला बनाते हैं और उसी के आधार पर आपका चयन कर लेते हैं। आज तक अगर ये कर दिया जाए कि सारी रिटर्न परीक्षा लेकर के यूनिवर्सिटी की भर्तियां हों और सारे लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो इस देश के ईमानदारी से परीक्षा हो, तो क्या आरक्षण की ज़रूरत है क्या इस देश में? ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। भाई ये तो इसलिए है कि कुछ लोग दौड़ में 100 मीटर आगे हैं, कुछ लोग दौड़ में 200 मीटर आगे हैं, कुछ लोग दौड़ में 300 मीटर आगे खड़े होकर दौड़ने का प्रतियोगिता हो रही है। तो एक आदमी जो 0 पर खड़ा है, एक आदमी जो 100 मीटर पर खड़ा है, एक आदमी जो 200 मीटर पर खड़ा है, तो उससे कैसे 0 वाला प्रतियोगिता कर लेगा भाई? तो आरक्षण की तो वहाँ ज़रूरत थी जहाँ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से लोग पिछड़ गए थे। स्वतंत्रता के बाद आज 70 साल हो गए। 70 सालों में 25 साल की एक पीढ़ी होती है, 3 पीढ़ी आ गई कि नहीं आ गई? तो 3 पीढ़ी में हम इस देश के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एक समान शिक्षा नहीं दे पाए। ये देगा कौन? सत्ता देगी, राज्य सत्ता देगी, इसके अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। रोजगार की नीति कौन बनाएंगे? वो बनाएंगे, सत्ता बनाएगी, सरकार बनाएगी। इसी ढंग से बैंकों से आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, ईमानदारी से मिलेगा कि बेईमानी से मिलेगा, क्या ब्याज होगा, उत्पीड़न होगा, आपका फैक्ट्री नीलाम हो जाएगी, क्या नीति बनेगी? ये गवर्नमेंट ही तो तय कर रही। इस देश में विविधता कायम रहेगी कि नहीं कायम रहेगी? आज आप देखिए, सत्ता के ही लोग राष्ट्रवाद के नाम पर एक महापुरुष को, एक धार्मिक ग्रंथ को, एक धार्मिक पंथ को वो पूरा राष्ट्रवाद घोषित कर रहे हैं कि नहीं? भाई राष्ट्र क्या है? राष्ट्र तो इस भारत देश की सीमा में रहने वाले सभी निवासियों के विश्वास, धर्म, दर्शन, संस्कृति, सोच जो भी रचनात्मक हैं, क्रिएटिव हैं, मतलब जो समता, मानवता, इन सब मूल्यों पर आधारित है, जो भी मतलब जिसमें नेगेटिविटी नहीं है, जिसमें शोषण, उत्पीड़न, असमानता, अंधविश्वास, पाखंड, ये सब सारी चीज़ें नहीं है। इनको निकालते हुए जो एक स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल, जो किसी राष्ट्र की आत्मा कहा जाता है कि जो हम जिस पर गर्व कर सकते हैं, तो जिन मूल्यों पर हम गर्व कर सकते हैं वो मूल्य क्या एक ही देवी देवता पर आधारित है? क्या एक ही ग्रंथ पर आधारित है? क्या एक ही धर्म पर आधारित है? ये विविधता का देश है। यहाँ जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हाँ, यहाँ पारसी भी हैं, यहाँ आस्तिक भी हैं, यहाँ नास्तिक भी हैं, यहाँ ईश्वर को मानने वाले भी हैं और ईश्वर को न मानने वाले भी हैं।
यहाँ कबीर भी हैं, नानक भी हैं, बुद्ध भी हैं, महावीर भी हैं, राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, सूफी संत भी हैं, हाँ, स्वामी नारायण भी हैं, हाँ, नारायण गुरु भी हैं। तमाम लोग मिलकर के देश की चेतना का निर्माण होता है। तो अब राज्य सत्ता करे नहीं, ये तो यही चेतना राष्ट्र है, यही चेतना देश है। आप इस चेतना को मानते हैं तो आप राष्ट्रभक्त हैं, नहीं आप राष्ट्रद्रोही हैं। और आज हिंदू मुस्लिम के फसाद, जात जात के फसाद, दुनिया भर के फसाद आज पूरे देश में इस ढंग से एक विषाक्त वातावरण, जहरीला वातावरण बनाया जा रहा है। तो इससे राष्ट्र निर्माण होगा क्या? तो राज्य सत्ता आप सुकून से रहेंगे कि नहीं, ये भी तय करता है। राज्य सत्ता ये भी तय करता है कि भाई भाई मित्रता से रहेंगे कि भाई भाई दूरी बना लेंगे, वैमनस्य रहेंगे, हाँ, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। राज्य सत्ता ये भी करती है। तो राज्य सत्ता का काम है कि शिक्षा, रोजगार और सुकून, हाँ, सुकून बड़ा टर्म है एक, जिसको हैप्पीनेस कह सकते हैं। तो आप हैप्पी कब रहेंगे? जब आपके पास मिलजुल कर रहने का समाज में एक वातावरण हो, आप उनको देखकर मुस्कुराएं, वो आपको देखकर मुस्कुराएं, कटुता ना हो, जहर की बातें ना हो, सब मिल कर के देश को आगे बढ़ाएं, अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ें। तो ये चीज़ें राजनीति से ही संभव है, सब कुछ राजनीति से है, हाँ। और इसलिए लोकतंत्र है, स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक नागरिक को राजनीति करनी पड़ेगी। तो हम आम जनता के राजनीतिकरण के लिए और राजनीति के लोकतांत्रिकरण के लिए ये पार्टी बनाए और इसी विधा पर हम आगे चल रहे हैं। सर, एक बात है कि देश में 4000 पार्टियां पंजीकृत हैं इस समय, और मैं एक जानना चाहूँगा कि आपका राजनीतिक आदर्श कौन है और आपका क्या राजनीतिक मकसद है, क्या बड़े मकसद के लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है, चाइना के बाद जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है और आबादी में भी शायद 6वां या 7वां सबसे बड़ा विश्व का देश है। तो इतने बड़े देश में और जहाँ विविधता हो, जहाँ धार्मिक समरूपता नहीं है ना, जहाँ सांस्कृतिक समरूपता नहीं है, भाषाई समरूपता नहीं है, यानी विविधता है। और अभी मैंने कहा कि लोकतंत्र विविधता के लिए सबसे मुफीद राजनीतिक विधा है, क्योंकि लोकतंत्र में ही आप विविधता को बखूबी से समावेश कर सकते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है और सारे लोगों के मान सम्मान को उसमें सुरक्षित रखा जा सकता है। तो देखिए, 2000-3000 जो भी पार्टियां बन गई, हमने बताया कि हमें क्यों पार्टी की ज़रूरत पड़ी। आज इस देश में कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि 2 दल तो सामंतों के और पूंजीपतियों के दल हैं, सवर्ण जातियों के दल हैं, मनवादियों के दल हैं। तो स्वाभाविक है कि इस देश की शोषित पीड़ित आम जनता को भी अपना एक राष्ट्रीय स्तर का दल बनाना पड़ेगा। चूँकि दल, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने परिवार के लाभ के लिए, अपने जात के लाभ के लिए या एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बनता। राजनीतिक दल पूरा देश को संचालित करने के लिए बनते हैं, देश की दिशा तय करने के लिए और देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए होता। इसलिए दल राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। तो दल राष्ट्रीय स्तर का तभी होगा जब एक व्यक्ति, एक परिवार और एक जाति का वर्चस्व नहीं होगा। आप ये देखिए, अब आप बहुत ही संवेदनशील पत्रकार हैं, आज तक किसी एक पार्टी का नाम बता दीजिए जो चली हो, बड़े मतलब क्या कहिए, बहुत बड़े ज़ोर शोर से चली, बहुत बड़ा लगा कि बहुत बड़ा चिंतन लेकर चल रहे हैं। किसी ने समाजवाद की बात की, किसी ने बहुजनवाद की बात की, किसी ने सामाजिक न्याय की बात की, किसी ने मूल निवासी की बात की, किसी ने पूरे द्रविड़ संस्कृत की बात की। तमाम तरह के इस तरह से बड़े बड़े लोग मूवमेंट लेकर चले। क्या कारण है कि ये मूवमेंट आज कहाँ खड़े हैं? परिवारों तक आ गए हैं। ये मूवमेंट कहाँ खड़े हैं? तो क्या पिछड़े समाज के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कौन सा रास्ता पकड़ना है
और ये रास्ता कहाँ तक जाएगा। अब दुखद ये था कि अब तक उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। अब तक तो उनको जो भी पार्टी मिले, जो भी क्या वो है ना कि जो भी दोस्त मिले सभी बेवफा मिले वाली हालत है। तो लोगों ने उनके साथ बेवफाई की और जनता की गलती भी नहीं है। ऐसे जो भी मूवमेंट आए सामने और जो भी लोग आए बड़ी बड़ी बातें कह करके, उनका जनता ने भरपूर साथ दिया और पैसा भी दिया, समय भी दिया, संघर्ष भी किया, उत्पीड़न भी झेला, बिना किसी स्वार्थ के और लोभ के कि हम लोगों की एक राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टी बन जाएगी। भाई बड़ी पार्टी बन जाएगी ना। बहुजन माने क्या होता है? बहुजन माने इस देश का बहुसंख्यक निवासी, मेजॉरिटी जिसे कहते हैं। बहुजन का ये अर्थ हुआ ना कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीपुल की पार्टी होगी। तो अब आप बता दीजिए मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपुल कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई मैं किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है किसी व्यक्ति के समझ में कोई दिक्कत रही हो, न समझ पैदा हुई हो, चलो ठीक है, नहीं थी अब तक समझ। तो एक सोच और समझ लेकर सम्यक पार्टी सामने आई है। तो जब सम्यक पार्टी सामने लाई है और उनको पता है कि बीमारी कहाँ थी, भाई जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बन पाई। और जब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं होगी तो मजबूत विपक्ष भी नहीं होगा। कैसे मजबूत विपक्ष होगा? आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं। भाई हाथी को लड़ाने के लिए तो हाथी जैसा ही संगठन चाहिए ना। हाथी से 100 गधे तो नहीं लड़ लेंगे, ये लड़ लेंगे 100 गधे। तो हम लोगों ने राजनीति में मतलब छोटे छोटे टुकड़े पैदा किए। तो टुकड़ों की राजनीति से कभी भी न मजबूत विपक्ष हो सकता है और न लोकतांत्रिक पार्टी हो सकती है, न राष्ट्रीय दल हो सकता है। यही कारण है कि आज विपक्ष मनमाना है कि नहीं। आज इस देश के सवर्ण जातियों को कोई चिंता है? कोई चिंता है? क्यों? इसलिए कि बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी। आज जो हमारी राजनीति है ये परिवार जात की, इससे कि अगले 100 साल तक कोई व्यक्ति जो इस देश की आम शोषित पीड़ित जनता की शिक्षा, रोजगार और सुकून की व्यवस्था, न्याय समता की व्यवस्था करे, ऐसा कोई दल बनाकर कहीं प्रधानमंत्री कुर्सी पर कोई बैठने वाला है क्या? जो स्थिति है नहीं बैठने वाला है। तो आज हम इस स्थिति में आ गए हैं। इसलिए हम लोगों को दल बनाने की ज़रूरत पड़ी कि इस देश में आम जनता की भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होनी चाहिए जो इस देश में सामंतवाद, पूंजीवाद का मुकाबला कर सके, कम कर सके। भाई आप राजनीति करते हैं, किसी को मिटाने के लिए नहीं करते, उसमें संशोधन भी करते हैं। भाई जैसे आप गलत दिशा में जा रहे हैं, अब आपके पास मजबूत विपक्ष नहीं है। भाई लोकतंत्र में क्या होता है? मजबूत विपक्ष का अर्थ हुआ हम आपको चुनाव में हरा देंगे, हम आपकी ऐसी आलोचना करेंगे कि आप झेल नहीं पाएंगे, आप मेरा उत्पीड़न करेंगे तो हम पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर देंगे। मजबूत विपक्ष का यही अर्थ हुआ ना पूरे देश में। आज कोई औकात में है बीजेपी के विरुद्ध पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर देने की स्थिति में? कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो भाई निरंकुश सत्ता है, तो निरंकुश सत्ता तानाशाह भी होगा, फासिस्ट भी होगा, जो चाहेंगे सो करेंगे। तो एक मजबूत विपक्ष के लिए और पूरे देश की विविधता को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरे देश की आम जनता की एक पार्टी डेवलप करने के लिए हम लोग ये लोकतांत्रिक पार्टी विकसित कर रहे हैं जो अब तक नहीं थी। ये पहली बार प्रयास हुआ है कि इस देश में आम जनता की एक लोकतांत्रिक पार्टी बन रही है, जिसमें हम 3 साल तक थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम हट गए, आराम से हट गए ना। अब हमारे दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी है, पढ़े लिखे आदमी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए हैं, अच्छे ओरेटर हैं, हाँ, और काफ़ी लंबा अनुभव है। अगली बार कोई बिहार से हमारा पार्टी का प्लान है, अगली बार मध्य प्रदेश से आएगा, हरियाणा से आएगा, और विभिन्न पिछड़े शोषित समाज के लोग इसमें नेतृत्व करते रहेंगे। जिला स्तर पर भी नेतृत्व बदलेगा, प्रदेश स्तर पर भी बदलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर बदलेगा। तमाम लोग ऐसी बातें करते हैं कि अरे भाई नेतृत्व से क्या होता है,
हाँ, लीडर तो एक ही व्यक्ति होगा ना, मजबूत लीडर होना चाहिए। हम कहते हैं लीडर कभी भी मजबूत नहीं होना चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए। आप जितने मजबूत लीडर हैं आज इस देश में, दलित पिछड़ों में हर पार्टी बनाए हैं, सब अपने को जुझारू नेता हैं, सब संघर्षशील हैं, सब जो है मजबूत नेता हैं, लेकिन क्या हश्र हो रहा है पार्टी का क्या हश्र है भाई? आप एक पार्टी बना लो, आजीवन आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो, अब आप कह रहे हो हम बड़े संघर्षशील हैं, हम बड़े जुझारू हैं, हम ही रहेंगे, फिर हमने जुझारू लड़का भी पैदा कर दिया है, लड़का रहेगा, फिर लड़के ने जुझारू आपका नाती भी पैदा कर दिया, तो भैया तो दूसरे आपके पड़ोसी हैं वो कहेंगे भैया संतोष जी आप बहुत जूझ लिए, अब थोड़ा हम जूझते हैं, तो वो भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे करते करते 3000 पार्टियां, 3000 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3000 योग्य काबिल लोग हैं कि नहीं, संघर्षशील और जुझारू लोग। तो क्या ये संघर्षशील जुझारू लोग मिल कर के एक संगठन नहीं विकसित कर सकते, जितने बारी बारी से ये लोग जुझारू लोग राष्ट्रीय नेता बनते रहें? भाई माननीय नेताजी जुझारू व्यक्तित्व थे, अखिलेश जी जुझारू हैं, तेजस्वी जी जुझारू हैं, अनुप्रिया जी जुझारू हैं, बाबू सिंह जी जुझारू हैं, राजभर जी जुझारू हैं, नीतीश कुमार जी जुझारू हैं, चिराग पासवान जुझारू हैं, हाँ, जीतन राम मांझी जी जुझारू हैं, उधर आपके झारखंड के हेमंत सोरेन जी जुझारू हैं, उधर आपके छगन भुजबल जी जुझारू हैं, शरद पवार जी जुझारू हैं, तमाम लोग जुझारू हैं। तो भाई क्यों अकेले अकेले जूझ रहे हो? अकेले अकेले जूझ करके ऊर्जा नष्ट कर रहे हो ना। और अगर ये लोग मिल करके आज एक राष्ट्रीय पार्टी बनाते और क्रम से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते, लोकतंत्र की यही बखूबी है। बाकी अगर लोकतंत्र मूर्खों को नहीं समझ में आता तो नहीं समझाया जा सकता। एक सज्जन हमसे एक बार बहस किए कि देखिए क्यूबा में तो आजीवन फिडेल कास्ट्रो रहा, फिर उसका भैया रहा। हमने कहा फिडेल कास्ट्रो जिस मकान में पैदा हुआ था उसी मकान में मर गए, और हमारे नेताजी लोगों का देख लीजिए, कोई चीज़ छुपी तो है नहीं। अब इस पर खामखा टिप्पणी करना हाँ अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहाँ फिडेल कास्ट्रो, कहाँ हम लोगों के दलित पिछड़े समाज के नेता। आज क्यों अलग अलग पार्टियां चला रहे हैं? साधन संपन्न हो गए हैं ना, किसी के पास 100 करोड़ है, किसी के पास 500 करोड़ है, किसी के पास 1000 करोड़ है, किसी के पास 10,000 करोड़ है। तो जब इतना पैसा होगा तो पार्टियां चलाएंगे। तो पार्टियां बन क्यों रही हैं, इस पर हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। पार्टियां अब तक इसीलिए बन रही थी कि लोग व्यक्तिवादी राजनीति कर रहे थे, लोग परिवारवादी राजनीति कर रहे थे, लोग जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। आप पिछड़ों की बात करते हो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आज पिछड़ों की कोई पार्टी है देश में? क्यों नहीं है? कोई है? पिछड़ों की पार्टी का तो ये अर्थ होता ना कि कभी उसमें कुर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, कभी लोधी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, कभी निषाद होता, कभी पाल होता, कभी यादव होता, कभी मौर्य होता, कभी गुजर होता, कभी जाट होता, हाँ, कभी बिहार का होता, कभी मध्य प्रदेश का होता, कभी महाराष्ट्र का होता। है क्या कोई पार्टी? कोई दलितों की पार्टी है? नहीं है। हम 90% लोग अगर इस देश में चाहें तो कटोरा लेकर भीख मांगने के बजाय हम दाता की स्थिति में आए ना। दाता का अर्थ नहीं हुआ कि आप किसी के ऊपर कृपा करेंगे या कुछ देंगे। दाता का ये अर्थ हुआ कि इस देश में आप खुद अपनी व्यवस्था बनाते। आप कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो तो रहा है, हो रहा है। अनंत है दर्द, समंदर जैसा दर्द है। समाधान क्या ढूंढ रहे हैं आप? दर्द का समाधान भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। हम तो दर्द की व्याख्या में पूरी ऊर्जा लगा दे रहे हैं। मनुस्मृति में ये लिखा है शूद्रों के बारे में, रामायण में ये लिखा है, महाभारत। अरे क्यों बीमार मानसिकता के लोग पैदा कर रहे हैं? जो लिखा है लिखा है, जिसमें जो लिखा है लिखा है। भाई अगर आप मानते हैं कि ये मेरे हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते तो आप उस रास्ते को आप छोड़ दीजिए, बात ख़त्म हो गई। किसी के देवी देवता के बारे में, किसी पोथी पत्रा के बारे में रात दिन उसी में लगे हुए हैं। हाँ, जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए। जो जनगणना नहीं कराएगा हम उसकी ये कर देंगे, वो कर। क्या कर दोगे भाई? क्या कर दोगे? विकल्प क्या है?
जनगणना तो केंद्र सरकार कराएगी ना। अभी उत्तर प्रदेश के एक पार्टी जो है समाजवादी पार्टी घोषित कर रही कि हम आएंगे तो जनगणना करा लेंगे। आप ये बताइए उस जनगणना की लीगल सैंक्टिटी क्या है? कोई है लीगल सैंक्टिटी? तो ऐसे बात करने से क्या फ़ायदा? जो आप कर सकते हो उसके बारे में तो आपने एजेंडा नहीं प्रस्तुत किया कि सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, 27% आरक्षण का विभाजन होना चाहिए, दलितों के जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है उसका विभाजन होना चाहिए। 2 जातियां अधिक लाभ उठा चुकी हैं, उनको अलग करके और बाकी को अलग कर दी। इतने तो कहा जा रहा है ना, किसी का हकमारी हो रही है न किसी के साथ नुकसान हो रहा है। इतने तो कहा जा रहा है भाई कि आपका रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक हो गया है तो आप थोड़ा सा अलग रहिए, आप उतने में ही लड़िए और बाकी हमको छोड़ दीजिए, इसमें हम लोग अपना फ्री कंपटीशन करेंगे। इसको भी लोग करने को तैयार नहीं हैं। तो आज बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं, शोषित समाज की पार्टी, दलितों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी, आदिवासियों की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी। क्या कोई पार्टी है इन वर्गों की भी, अलग अलग वर्गों की भी? मान लो कोई मुसलमान की लोकतांत्रिक पार्टी है? हैं भाई, जो भी पार्टियां बनी आज तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होते आ रहे हैं, तो वो कैसे हो जाएंगी मुसलमानों की पार्टी? भाई मुसलमान में क्या एक ही वही परिवार मुसलमान है, बाकी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, योग्य नहीं है? और जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल रहे हैं क्या वो पार्टी नहीं चल रही है? भाई तमाम लोकतांत्रिक देश हैं और भारत में तो 70 साल हो गया, बहुत बड़ा देश है। ये तो स्थापित हो जाना चाहिए था आपकी बात, दलित पिछड़ों में लोकतांत्रिक पार्टी। तो जहाँ तमाम इस ढंग से देश है, हाँ, वहाँ पर कोई आप ख़ानदानी इस ढंग से पार्टी का नेतृत्व सुने हैं आप पश्चिमी देशों में? ये अलग बात होता है कि कोई राजनीतिक ख़ानदान है, भाई आज उसके पुत्र है तो कई 20 साल 25 साल बाद उसका लड़का भी हो गया। अमेरिका में ऐसे कई उदाहरण हुए हैं। अब इसको नहीं रोका जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कोई राजनीति करना चाहेगा तो आएगा, लेकिन पार्टी एक परिवार की हो ये लोकतांत्रिक विधा नहीं है। तो हम लोग एक लोकतांत्रिक पार्टी बना रहे हैं और उम्मीद है कि इस दिशा में अगर सब लोग बैठ करके चिंतन कर लें तो थोड़ा काम और आसान हो जाए। भाई बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं राजनीति में, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, अगर शायद ये प्रयास कर लें तो 24 में ही भारत का प्रधानमंत्री किसी शोषित समाज के व्यक्ति से हो सकता है, जो शोषित समाज की पूरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक वर्चस्व को कायम करने, उनके हित के लिए काम करने के एजेंडे को लेकर के कुर्सी पर बैठे। अन्यथा तो ऐसे ही करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है और ये 100 साल तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचेंगे। और इस देश में पावर केंद्र सरकार के पास भी है। सिर्फ के अभी माननीय मोदी जी का आपने भाषण सुना होगा कि राज्यों का क्या है, राज्य तो एक ढंग से प्रशासनिक बंटवारा है इस देश का। तो प्रशासनिक बंटवारा है, इसका अर्थ हुआ कि पावर सारी केंद्र सरकार में है, तो सब कुछ केंद्र सरकार तय करेगी। तो इस देश की राजनैतिक, सांस्कृतिक, हर प्रकार का, हाँ, केंद्र सत्ता तय कर रही है। तो केंद्र तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय स्तर की पार्टी चाहिए, इसीलिए हम लोग इसकी शुरुआत किए हैं। और हम तो अपील करेंगे, ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता ना, क्योंकि वो अंधभक्त हैं। अंधभक्त सब जगह हैं, वो तो सिर्फ एक शब्द पार्टी विशेष के लिए ईजाद कर दिया गया। अंधभक्त सब जगह हैं, उनको नहीं समझ में आता। कभी कभी लोकतांत्रिक पार्टी की बात करिए, राजनीतिक एकता की बात करिए तो कहते हैं अरे भाई पहले सामाजिक एकता तो बना लीजिए। हाँ, बेटी के संबंध हो जाएं पिछड़े जातियों में तो हमारी राजनीतिक एकता जल्दी बन जाएगी। यानी उस मामले को आगे उलझाना चाहते हैं, यानी इशू को बदलना चाहते हैं। हाँ, फिर हम लोगों ने पूछा कि भाई तो ठीक है, फिर अगले जब तक हम लोग रोटी बेटी का संबंध स्थापित नहीं कर लेते तब तक इन्हीं सामंती पार्टियों को वोट दे रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत है देने की? अब आप पार्टी क्यों बना लिए? अभी जब समाज में जागरूकता नहीं है तो ये पिछड़े दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोग क्यों पार्टी बना लिए? अगर समाज तो सब मिलकर समाज जगाओ ना। तो एक मूर्खतापूर्ण डाइवर्जन
एक जिसको कहते विचलन, विमर्श में एक विचलन पैदा करना चाहते हैं। अब आप ही बताइए कि ज्योतिबा फूले से लेकर के आज तक, हाँ, जागरण अभियान ही तो चल रहा है, सब लोगों ने जगाया। और अगर हम जगे न होते तो क्या ये बिहार और उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में और तमाम जगहों पर दलित पिछड़े के पार्टियों के 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री होते क्या? हैं? तो ये हमारी जागरूकता का प्रतीक नहीं है। और ये बहुजन समाज पार्टी में कितनी जागरूकता आई थी इसके माध्यम से, हाँ, वो जागरूकता से ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के राह में चल गई थी। लेकिन वो वहाँ भी विचलन हो गया। और विचलन क्यों हुआ? विचलन इसीलिए हुआ कि वहाँ एक व्यक्ति का वर्चस्व, एक परिवार का वर्चस्व और एक जाति का वर्चस्व हो गया। जब व्यक्ति जात वर्चस्व होगा तो उसकी सीमाएं हैं, बहुत बड़ा देश है। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जात मिलकर के बड़ा काम नहीं कर सकते। तो हम तो फिर अपील करेंगे, हमारी सम्यक पार्टी कोई अंतिम हमारा वो नहीं है रास्ता। हम तो कहेंगे कि सब लोग मिल कर के एक लोकतांत्रिक पार्टी बना लें, हम सम्यक पार्टी का मर्जर कर देंगे। मुझे क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। भाई बड़े बड़े दलित पिछड़ों के नेता हैं, क्या वो चिंतन नहीं कर सकते? क्या वो क्रम से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकते? क्रम से मुख्यमंत्री नहीं हो सकते? क्रम से प्रधानमंत्री नहीं हो सकते? कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी, कोई तख्ता तो है नहीं भाई कि वो पूरा वो 20 फीट का तख्ता रखा हो, उसमें दलित पिछड़े जितने होंगे वो सब जा कर के वहीं बैठ जाएंगे।